एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट से रिप्लाई कीजिए बेटा, क्या आपको मीठी मीठी आवाज आ रही है? हाँ या ना? और चैट को भर दो बेटा, बताओ कि क्या आपको वॉइस क्लियर और वीडियो क्लियर है? हाँ या ना? फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने सीएमए फाउंडेशन का सबसे पहला और सबसे बेहतरीन एक्ट। नाम है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्टार्ट करें रेजोल्यूशन बैच में। स्नेहा, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम वेलकम। तो गाइज, आज हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले, बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हमारा पहला चैप्टर ही होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बताइए बताइए बताइए, क्या शुरू किया जाए? हाँ जी सर, शुरू किया जाए। चैट बेटा, चैट भर दो। तो लीजिए गाइस, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस सबसे पहले कुछ बातें हो जाएं अपने लॉ के रिगार्डिंग। सर कुछ बातें क्यों? बताता हूं क्यों। जब भी आप अपने पास बेटा अपना लॉ वाला पार्ट पढ़ना चालू करते हैं, जो बड़ी गलतियां हर बच्चा करता है जो नहीं करनी है, वो याद रख लो पहले। फिर मैं स्टार्ट करूंगा इस पार्ट को। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम, नमस्कार, लो बाबा, वेलकम कुणाल बेटा, वेलकम वेलकम। सुनो गाइस, ध्यान से बात सुनना। बिजनेस लॉ वाले पार्ट में या देखो, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस लॉ। जब भी आप लॉ पढ़ते हो तो सबसे बड़ी गलती है कि हर बच्चे को सिखाया जाता है कि लॉ को रट्टा मार के पढ़ना है ना? जैसा लिखा वैसा पढ़ लो, जैसा लिखा। ऐसा नहीं करना हम लोगों ने, ऐसा नहीं करना है। लो बेटा, समझने की चीजें समझ के पढ़ा जाएगा। तो याद रखना, हमारा लो का कंसर्न रहेगा कि हम पूरे पार्ट को अंडरस्टैंडिंग के थ्रू लेंगे। दैट मींस पूरा पार्ट समझेंगे, उसके बाद लॉ में लिखे हुए जितने भी प्रोविजंस हैं, क्योंकि लॉ में जो लैंग्वेज होती है बेटा, उसे बोलते हैं लीगल लैंग्वेज। तो लीगल लैंग्वेज को लिखा गया प्रोविजंस के थ्रू। उसके बाद पहले समझेंगे, फिर प्रोविजंस के थ्रू उन्हें हम अपने पास याद कर लेंगे हमेशा के लिए। और याद करने की ऐसी बेहतरीन टेक्निक आपको देने वाला हूं, जिसके बाद कभी जिंदगी में आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो लीजिए गाइस, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, कुणाल कह रहा बेटा, ओके कुणाल बेटा कह रहा सी इंटर वाला, अच्छा ठीक है। लो भैया, तो हमारे पास नोट्स आपको मिल चुके हैं बेटा, साइड में नोट डाउन कर सकते हैं। नोट्स के साथ साथ हम कवर करेंगे अपने पास में। तो मैं एकदम स्टार्टिंग से कवर कर रहा हूं, रीजन बीइंग यहाँ पे जो पार्ट दिया गया है इसको पढ़ने का तरीका सिखाता हूं। और गारंटी है बेटा, एक भी सिंगल पार्ट में आपको कोई डाउट नहीं छोड़ने वाला। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। हेडिंग बनाओ, लिखो। क्या लिखो? हाँ, लिखना है। फर्क इतना है बेटा, इंटरमीडिएट और अपने फाउंडेशन वाले पार्ट के अंदर, लॉ को जब तक लिखोगे नहीं ना, लॉ के प्रोविजन याद नहीं होते हैं। ये बात जान लो। लॉ लिखोगे तो याद होगा, लॉ लिखोगे तो याद होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कुणाल, थैंक यू बेटा, डन पक्का कराऊंगा बेटा। तो हेडिंग बनाओ बेटा, आज स्टार्ट कर रहे हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमारी स्टार्टिंग हो रही है हमारे सबसे पहले और सबसे बेहतरीन एक्ट से। इसका नाम है बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वन बाय वन बता दूं, जब है बात फाउंडेशन की, तो तैयारी भी कैसी होगी? फाउंडेशन वाली होगी। और नोट्स भी कैसे बनेंगे? फाउंडेशन के। सर मतलब समझ में नहीं आया। पेपर कैसा आ रहा है भाई? पेपर आ रहा है ऑब्जेक्टिव। तो प्रिपरेशन भी कैसी होनी चाहिए? सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन कैसी होती है बेटा? जब अपने बुलेट पॉइंट्स बना के आप अपने पूरे प्रोविजंस को याद करते हो, दैट इज द पार्ट। हाँ, हाँ जी, आइए बात करते हैं। अब आप बातों में लग गए नालायक। सुनो बात ध्यान से। तो जैसे ही मेरा एक्ट चालू हुआ यार, एक कॉमन सी बात बताओ मुझे, कॉमन सी बात बताओ। यहाँ लिखा हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैं दो वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द आया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो पहली बात तो है कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? रट्टा मारना मना है भाई लोगों, रट्टा मारना मना है। एकदम बेसिक समझाऊंगा, आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, अपने आप याद कराऊंगा, गारंटी मेरी है। सुनना ध्यान से बात को। तो बोला भैया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बात कर रहा है, किन प्रोविजन के बारे में बात कर रहा है? सबसे लेंथी एक्ट है। तो सुनो बात ध्यान से। हमारी पहली बात शुरुआत होगी कि ये एक्ट बना कब, क्योंकि डेफिनेशन तो मैं बाद में बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या, ऑफर क्या है। नो नो नो, ऐसा नहीं पढ़ना। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि जब कोई एक्ट आप पढ़ते हो बेटा, तो उसकी फॉर्मेशन कब हुई, वो एक्ट बनाया कब गया। तो खुद चेक करो, जो ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हें लगता है क्या कि इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस के बाद बना हुआ है? सर 1872 में इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। सुनना चालू कर दो भाई लोगों, सुनना चालू कर दो, क्या बोल रहा हूं। 1872 दैट ईयर, जब इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट नहीं थी, रिमेंबर, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। तो कहने का मतलब, ये बनाया किसने? ये एक्ट बनाया ब्रिटिशर्स ने।
ये एक्ट बनाया ब्रिटिशर्स ने, तो क्या बोलेंगे फॉर्म कब हुआ? तो फॉर्मेशन की डेट आपसे पूछता है कि कौन से डेट पर आपका ये एक्ट बना था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, फाउंडेशन के अंदर आपकी प्रिपरेशन भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न को ध्यान में रखकर होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाने चाहिए और उसी अकॉर्डिंग चलने वाले हम अपने पास में। तो क्या बोला, याद करो, पता है कौन सा था सर? 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 1872। ये वो डेट है जिस दिन ये एक्ट बनाया गया था। तो मेरा क्वेश्चन ये खत्म नहीं हुआ, इतना पढ़ के याद करना है। नो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, समझो, बताओ मुझे। सर एक बात बताओ, कॉमन तुमसे पूछूंगा, देखो जितना इंटरेक्शन होगा लाइव में उतना मजा आएगा भाई लोगों। बताओ मुझे सर, अगर फॉर्मेशन डेट 25 अप्रैल थी तो कॉमन सी बात, अब मैं पूछूं कौन सी पार्लियामेंट ने बनाया था? बताना क्वेश्चन मेरा अगला। 25 अप्रैल 1872 को एक्ट बनाया गया, ठीक है, एक्ट बनाया गया। एक्ट बनता कैसे भाई? पार्लियामेंट सेशंस होते हैं, रिमेंबर, बात वो बाद में बात करेंगे। बट मुझे बात बताओ यार, 25 अप्रैल को कौन सी पार्लियामेंट थी और किस पार्लियामेंट ने इसे बनाया था? कॉमन सी बात है, इंडियन पार्लियामेंट आंसर लिखोगे। आंसर इज नो। क्या बोलते हैं बेटा, इसे बनाया था कौन, किसने? बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, या आई कैन यूज द वर्ड बाय द प्री लेजिस्लेचर। जो लीगल वर्ड आपकी बुक्स में लिखा मिलता है वो कौन सा है? द प्री लेजिस्लेचर ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। आपने शब्द देखा होगा और देखोगे तो पढ़ोगे दिखाएगा, अच्छा ये वर्ड क्या है? तो क्या बोला? द प्री लेजिस्लेचर ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या बोला सर? सुनो ध्यान से बात को, रट्टा नहीं मारना, एक एक चीज सिखाऊंगा आराम से सुनो। क्या बोल रहा हूं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री लेजिस्लेचर? प्री मतलब पहले से, द वर्ड लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है बेटा? मतलब द लॉ मेकर्स। याद रखना, द वर्ड लेजिस्लेशन मतलब लॉ, रिमेंबर। लेजिस्लेचर मतलब वो ग्रुप ऑफ कमिटीज, वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स, वो कमिटी जो लॉ को बनाती हैं, जो कानून को बनाती हैं, उन्हें कहा जाता है लेजिस्लेचर। तो वर्ड क्या आया? प्री लेजिस्लेचर। दैट मींस जो लॉ मेकर्स कौन से वाले थे भाई? 1872 में कौन थे? ब्रिटिशर्स थे भाई साहब। तो वो लॉ मेकर्स जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से पहले थे, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले कौन सा इंडिया था? बताना मुझे। सर इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया था कौन सा? सर आपने पास क्या बोलेंगे? अंडर द ब्रिटिश रूल। तो क्या बोलेंगे? ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने इसे बनाया था। सर लेकिन एक बात बताओ, अब यहां से आपसे पूछता हूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सी पार्लियामेंट ने बनाया था, तो क्या आंसर ब्रिटिश पार्लियामेंट करके आओगे या आंसर इंडियन पार्लियामेंट करके आओगे? कॉमन सी बात समझना क्या बोल रहा हूं, इंडियन पार्लियामेंट करूं या ब्रिटिश पार्लियामेंट करके आऊं? तो याद रखना बेटा, बनाया था ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, लेकिन बाद में 1947 के बाद, याद रखना इंडिपेंडेंस के बाद हमारी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन थे बेटा। आजादी के बाद समय हमारी गवर्नमेंट के पास ऑप्शन थे कि ब्रिटिशर्स के बनाए कौन कौन से एक्ट्स हैं जिन्हें हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यू करना चाहती है इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उनमें से एक एक्ट ये भी था जिसे बाद में इंडियन पार्लियामेंट ने अपने देश में कंटिन्यू किया। तो याद रखना, बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, बट क्या हुआ, लेटर ऑन इसे कंटिन्यू किया गया इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू, इसे एक्सेप्ट किया गया इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू। उन्होंने क्या बोला? बोला ठीक है भैया, काम का एक्ट ऐसे रख लो। और खाली ये नहीं है, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिन्हें बनाया था ब्रिटिशर्स ने और कंटिन्यू किया इंडियन गवर्नमेंट ने, याद रहेगी। तो पहली बात क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट मेन आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर बोला भाई पास किसने किया, उसे लेके कौन चला, आगे कौन कंटिन्यू किया, आंसर इज ब्रिटिश इंडियन पार्लियामेंट। तो पहला वर्ड क्या है बेटा कि कब बना और किसने बनाया था? बोलो क्लियर हो गया। डेट याद रखो, डेट याद नहीं रखनी होती है, देखो लिसन टू मी, सिर्फ डेट मत रखो, डेट से कनेक्टेड जितने भी प्रोविजंस हैं, जितनी भी बातें हैं वो याद रखो। पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आता हूं। अब एक बात बताओ, एक कॉमन सी बात तो हम लोगों ने जानी यार, बचपन से जानते आ रहे हैं, कोई चीज जिस दिन बनाई गई और किसी चीज को किस दिन अप्लाई किया गया। सुनना ध्यान से बात को। अब मैं दिखाऊंगा लॉ के अंदर शब्दों का जादू। शब्दों का जादू क्या है, जहां पे गलतियां होती हैं, सुन लो ध्यान से। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक कॉमन वर्ड याद कर लेते हैं, अच्छा हमें तो याद होगा केम इनटू फोर्स, हमें तो याद होगा एनफोर्समेंट। ऐसे नहीं करना। अगर आपने शब्दों का मीनिंग, आपको उनके ऑल्टरनेट वर्ड नहीं पता होंगे तब भी गलतियां हैं। ऑब्जेक्टिव इतना भी आसान नहीं होता कि बोले अच्छा एक ऑप्शन देखा आंसर ठीक हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना। तो पहला वर्ड क्या है, एक्ट बना था बेटा 25 अप्रैल को, लेकिन कॉमन सी बात, बनाने के बाद इस एक्ट को आम जनता पर, कॉमन पब्लिक पर, मैंगो पीपल पर किस दिन अप्लाई किया गया। तो लॉ में ध्यान रखना, जब भी किसी एक्ट के बनाने के बाद उसे आम जनता पर अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है, उस वर्ड को बोलते हैं एनफोर्समेंट।
उस वर्ड को ही बोलते हैं एप्लीकेबल, उस वर्ड को ही बोलते हैं केम इनटू फोर्स। याद रखना क्या बोल रहा हूं। तो क्या बोला, केम इनटू फोर्स कहे, एनफोर्समेंट कहे, एप्लीकेबल कहे, इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही है मेरे भाई, अलग नहीं है तीनों वर्ड। तो क्या बोलूंगा, बनाने के बाद दिस एक्ट केम इनटू फोर्स, क्या बोलूंगा, केम इनटू फोर्स। केम इनटू फोर्स मतलब बेटा एनफोर्समेंट, मतलब आम जनता पर किस दिन अप्लाई हुआ, बोलेंगे सर याद रखना वर्ड केम इनटू फोर्स मिल सकता है कहीं पे वर्ड, कहीं पे आपको वर्ड एनफोर्समेंट मिल सकता है, कहीं पर आपको वर्ड एप्लीकेबल मिल सकता है कि आम जनता पर ये एक्ट किस दिन एप्लीकेबल हुआ। तो आंसर क्या है सर, 25 अप्रैल को बनाया हुआ एक्ट क्या हुआ, 1 सितंबर, याद है नहीं है, 1 सितंबर 1872 को आम जनता पर अप्लाई हो चुका था। मतलब देश की सभी जनता इसको फॉलो करने के लिए बाउंड हो चुकी थी। और इसी तब की कहानी नहीं है, कॉमन सेंस लगाओ ना यार। आज के दिन भी जब देश में कोई कानून बनाया जाता है, रिमेंबर, तो मुझे अब एग्जांपल सुनो, अभी रिसेंट में ही पार्लियामेंट सेशन के दौरान बदलाव आया लोग के अंदर, रिमेंबर, हमारे बहुत सारे लॉज के कानूनों को बदल दिया गया। तो कॉमन सी बात बताओ, अगर बदल दिया गया तो क्या हम पर एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, कॉमन सेंस लगाओ। बदल दिया गया तो क्या हम लोगों पर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, सर होगा, ऑब्वियस होगा। आज से अगर मैं बोलूं 2020 की बात करूं, 2020 में जो भी व्हीकल एक्ट है, व्हीकल एक्ट क्या मतलब, हमारे चालान कटते हैं ना, अरे हेलमेट नहीं लगाया है ना, रेड लाइट जंप कर दी, क्या थे, अगर उस कानून के अंदर फेरबदल किया गया, चालान की अमाउंट को बढ़ा दिया गया, तो क्या बोलोगे, अरे मैंने कानून तोड़ दिया लेकिन मैं चालान पिछले वाला दूंगा, ऐसा होता है नहीं। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या बेटा, जब कोई कानून बनाया जाता है, बनाने के बाद में कोई चेंजेस आते हैं तो डायरेक्टली हम पर एप्लीकेबल हो जाते हैं भाई, हो जाते हैं। तो जिस डेट पर एप्लीकेबल हुआ उसे बोलते हैं केम इनटू फोर्स या एप्लीकेबल डेट बोलते हैं। तो बना 25 अप्रैल कानून बना क्या हुआ और 1 सितंबर को आम जनता पर एप्लीकेबल हो गया था। यस सर, क्लियर है, आगे बढ़ू, आगे आता हूं। अगला प्रश्न, दो बातें खत्म हो गई, अगली बात, अभी देखो पूरी बात यहीं चलेंगी हमारे पास में। सर हमें ऐसे पढ़ना है, हम आपको ऐसे ही पढ़ना है बेटा, एग्जैक्टली जहां पे पैराग्राफ फॉर्म भी आएगा उसको भी मैं बुलेट पॉइंट में तोड़ के समझाऊंगा आप लोगों को, सिंगल सिंगल वर्ड को छानेंगे हम लोग, ध्यान रखना। आगे आते हैं, अगला प्रोविजन मुझे बताओ सर, तीसरा पॉइंट। ये तो बात हो गई बना कब अप्लाई कब हुआ, अब बात आई सर ये वाला कानून मतलब हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल कब हुआ और कहां एप्लीकेबल, फर्क है दोनों बातों में। कब हुआ 1 सितंबर, कहां कहां पर एप्लीकेबल है, इतना बड़ा इंडिया है, सुनो ध्यान से, अब एक कहानी सुनाऊंगा तुम्हें, लिसन टू मी, बड़ी प्यारी कहानी सुनाने वाला हूं। सर इंडिया के अंदर ये कानून कहां कहां पर एप्लीकेबल है, तो कहानी शुरू होती है, अगर मैं बात बताऊं, नॉर्मली 2019 से पहले, 2019 की बात कर रहा हूं मैं, उससे पहले आप लोगों ने सुना था कि यार ये वाला जो कानून है ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर हर पूरे देश में एप्लीकेबल है, मतलब देश में मतलब हर एक स्टेट के हर एक पब्लिक पीपल लोगों पे एप्लीकेबल है। बट मुझे बताओ, अगर जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया, यस एग्जैक्टली, सुनना ध्यान से बात को, हमारे भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया था आर्टिकल 370, किसको, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट को ये दिया गया था स्पेशल प्रिविलेज। सर इसके अंदर डिटेल बात मैंने पहले भी कर दी है, सुनो अभी शॉर्ट बता रहा हूं आपको मैं। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट को एक स्पेशल प्रिविलेज था, स्पेशल बेनिफिट था कि जब भी कोई देश में कानून बनाया जाएगा, जब भी कोई देश में कानून बनाया जाएगा वो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब बाकी जितनी भी स्टेट है उन सब पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के ऊपर जब तक स्टेट गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी वहां की, तब तक कोई कानून वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, अलाउ नहीं, अप्लाई नहीं हो सकता। उस स्टेट के खुद के अपने सेपरेट रूल होते थे उस टाइम पे। तो मुझे बताओ, आज के दिन जब वो स्पेशल प्रिविलेज आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट से हटा दिया गया, तो बताओ मुझे क्या अब जितने भी कानून हैं जो देश में बनेंगे क्या वो सभी स्टेट पर एप्लीकेबल होंगे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बोलो हाँ है ना, टेल मी बताओ। हाँ सर लागू होगा, लागू होगा, कह रहे हैं लागू होगा, होगा ना भाई, होगा ना, एग्जैक्टली होगा। तो सोचो ध्यान से बात को, ये आर्टिकल 370 एक स्पेशल प्रिविलेज दिया करता था, इसकी पीछे कहानी भी है, मैंने सुनाई पहले भी, और खाली मैंने जम्मू एंड कश्मीर स्टेटमेंट नहीं सुनाया था, मैंने हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर इन दोनों के बारे में कहानी सुनाई तुम लोगों को, डिटेल में बताई थी। अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, अभी शॉर्ट में याद रखना अपने पास, ठीक है। तो क्या हुआ बताना मुझे, आफ्टर क्या बोलूंगा, कहां कहां पर एप्लीकेबल भाई, तू बोला हम हैं एप्लीकेबल कहां पे, क्यों सर, टू दी होल ऑफ इंडिया। आज के दिन क्या है, टू दी होल ऑफ इंडिया। अब मुझे एक बात बताओ, पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बुक में अब भी लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग,
दैट इज नॉट इंक्लूडिंग आएगा बेटा, इंक्लूडिंग JNK, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पे भी एप्लीकेबल है। तो एक बात बताओ, जब कोई ये कहता है कि कोई एक्ट वहां पर एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे लाल कि उस एक्ट के सारे प्रोविजन जो भी आप पढ़ रहे हो, पढ़ोगे, उस एक्ट के सारे प्रोविजन उस स्टेट के सभी लोगों पर एप्लीकेबल है। मैं दिल्ली में रहता हूं, आप यूपी में रहता हूं, कोई बिहार में रहता है, कोई महाराष्ट्र में रहता है, तो बताओ जब भी कोई कानून बनाया जाएगा देश के अंदर, तो क्या वो आप पर भी एप्लीकेबल है? आंसर इज यस, क्योंकि लॉ सिर्फ कोई बुक नहीं है, ये रियलिटी में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है मेरे भाई। नंबर 3 पॉइंट आगे आता हूं। तो अगला प्रोविजन आता है, कब कहां का एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है। मेरा अगला प्रोविजन बताना मुझे, जवाब दो बेटा। एक क्वेश्चन और पढ़ने को मिलता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या बोला? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। हाँ जी आयुष बेटा, वो नहीं होता। आयुष ने कहा सर एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मैं आप बच्चों को दे रहा हूं ध्यान से। सर इंट्रोडक्शन में हम जब अपना मॉड्यूल खोलते हैं, ये क्लैरिफिकेशन हर बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है। सुनना ध्यान से बात को। जब अपने पास में अपने सिलेबस के अंदर हम अपना इंट्रो खोलते हैं, तो इंट्रो में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या सर हम लोगों को वहां से स्टार्ट करना है अपना सिलेबस, या फिर हमें अपने एक्ट से स्टार्ट करना है? तो लिसन टू मी गाइस, अब अपने आप बताना, मैं पूछूं आप लोगों से, हर बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बात का। गाइस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं आर्टिकल्स, सुनने क्या बोल रहा हूं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए आर्टिकल्स, भारतीय संविधान में आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, और आपके सिलेबस के अंदर जो बाकी एक्ट दिए गए हैं वहां मिलते हैं सेक्शंस। क्या बोल रहे हो? सेक्शन अलग चीज है मेरे भाई, आर्टिकल अलग चीज है। तो मुझे बताओ, अगर तुमने अपनी स्टार्टिंग आर्टिकल से पढ़ना चालू किया, जहां पर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बातें की जा रही है, जहां तुम्हारे बेसिक बातें की जा रही है, तो देश में रहने के रिगार्डिंग बातें की, तो उसके रिगार्डिंग में बताओ कि आर्टिकल्स पढ़ने के बाद अगर तुम सेक्शन पढ़ोगे जिसका पूरा फंडामेंटल बेस ही अलग है, तो क्या तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी या कंफ्यूजन बढ़ेगा? कॉमन सी बात लगाओ। इसी वजह से हमेशा आई विल प्रेफर कि हमेशा अपने पहले एक्ट खत्म करो, सबसे लास्ट में पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को आपको यहां पर पहले पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे लाल, सुनना ध्यान से बात को। इट विल क्रिएट ए कंफ्यूजन टू यू, रिमेंबर। हाँ जी विवेक, सिंपल सी बात बेटा, 2019 में जब पार्लियामेंट सेशन हुआ था उस दिन के बाद से, है ना? डन है? चल अब क्लैरिटी मिली आयुष, जो ये गलतियां नहीं करनी आप लोगों ने बेटा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, हमारे तो इंडेक्स में लिखा हुआ स्टार्टिंग में, वहीं से करें। नहीं करना मेरे भाई। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ने के बाद सेक्शन में क्लैरिटी नहीं मिलेगी आप लोगों को, डैम श्योर 200% कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो याद रखना एग्जैक्टली तो माय प्रेफरेंस और इवन प्रैक्टिकली प्रेफरेंस ये बनता है कि आप एक्ट से स्टार्ट करें, ठीक है? ओके चलिए, अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे, आपके जितने भी एक्ट्स हैं, रिमेंबर कॉन्ट्रैक्ट है, सोगा है, LLP, तो एक्ट के अंदर सीक्वेंस है भाई, सब में सेक्शंस हैं, तो क्लैरिटी अच्छे से मिलेगी, नंबर पूरे मिलेंगे भाई लोगों, ठीक है? उसके बाद पढ़ना कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर। आइए आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेबल पार्ट क्या बोला, कहां एप्लीकेबल? अब अगला वर्ड मुझे बताओ सर, एक वर्ड लिखा जाता है कि दिस एक्ट डज नॉट हैव, वर्ड लिख रहा हूं, डज नॉट हैव, गाना है पढ़ो, गाना गा के, डज नॉट हैव क्या? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये शब्द तुम्हें 2-3 जगह और मिलेगा बाद में। सर ये क्या होता है? अभी बात बताओ यार, 2 वर्ड निकल के आए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? 2 वर्ड है, एक है रेट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव। सुनना ध्यान से बात को, एक वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव और एक शब्द है बेटा प्रोस्पेक्टिव, दोनों में डिफरेंस क्या समझना। रेट्रो का मतलब होता है पास्ट से कनेक्टेड, जो भी चीज पास्ट से कनेक्टेड होती है उसे रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं। जो पार्ट आपके आगे फ्यूचर से कनेक्टेड होता है उसे बोलता है प्रोस्पेक्टिव। तो एक बात बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था, तो उससे पहले कहीं पर भी देश में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन कॉन्ट्रैक्ट को लेके लिखे गए होंगे, क्या वो एप्लीकेबल होंगे? एक बात तो ये होती है। एक इसी बात को समझने का तुम्हारे लिए तरीका बता रहा हूं, सेकंड तरीका तुम्हारे लिए। मुझे बात बताओ, आज से 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले अगर सोचो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कोई पेनल्टी लिखी गई थी कि भाई एग्जांपल के लिए ऐसा करोगे तो 500 रुपए का फाइन लगाएंगे तुम पर, या ऐसा करोगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी, एग्जांपल के लिए। जवाब दो मुझे, अगर आज आज वो 500 रुपए वाला फाइन, या आज वो 5 साल की सजा 10 साल की हो गई, और 5,000 का 500 वाला फाइन 50,000 का हो गया, तो कौन सा लेके चलोगे? क्या पीछे वाला लेके चलोगे, नेक्स्ट लेके चलोगे? बताना, लॉ में कौन सा पार्ट कैरी करते हैं हम लोग, बेसिक बताओ।
पीछे वाला या आगे वाला जो चेंज हो चुका? कॉमन सी बात बताओ, रेट्रोस्पेक्टिव लेंगे या प्रोस्पेक्टिव वाला पार्ट लेंगे? सर कॉमन सी बात है, छोटा बच्चे को भी पता है बात। तो मैं सिंपल सी बात, लॉ में जो अमेंडमेंट आ चुकी हैं, जो चेंजेस आ चुके हैं, जो वेरिएशंस आ चुके हैं, हम उन्हें कंटिन्यू करते हैं ना भाई। तो इसीलिए लिखा जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या बोला, डज नॉट हैव रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब होता है रिलेटिंग टू पास्ट। क्या बोलूंगा? रिलेटिंग टू पास्ट। इसका कनेक्शन पास्ट से नहीं है। मतलब क्या है? इट हैव, क्या बोलूंगा, इट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और ना सिर्फ बेटा ये, कोई भी एक्ट होगा ना उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही होता है। चेंजेस आने के बाद चेंज हुए वाले पार्ट को कंटिन्यू करते हो आप लोग, पीछे वाले पार्ट को लेके नहीं चलते हम लोग। मेरे लाल क्लियर हो गया? तो लीजिए गाइस, हमारे पास 4 स्टार्टिंग की बेसिक बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, कब बना था, कहां एप्लीकेबल है, कब कब एप्लीकेबल हुआ। रिमेंबर, अब ये तो थी इसकी एक्ट के रिगार्डिंग बातें, बट अब वर्ड आएगा शब्दों के रिगार्डिंग। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, अरे सर एक बात बताओ, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं हमें डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहे हो? हम छोटे बच्चे थोड़ी, इतने छोटे थोड़ी हम। बेटा सुनो ध्यान से, ये अकेला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बेस भी है और एलबी का बेस भी है। रीजन इज, जो लीगल वर्ड्स आप यहां सीखते हैं, यहां अगर लीगल वर्ड से क्लैरिटी नहीं मिली, ये डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ ना कि वॉइड क्या है, वैलिड क्या है, वॉइडेबल क्या है, इलीगल क्या है, अनएनफोर्सिएबल क्या है। रिमेंबर, अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। अगर इनके डिफरेंस समझ में नहीं आए ना, तो कभी भी लॉ के अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी। हमेशा लगेगा मेरे को लॉ आता तो है, पढ़ तो लिया, समझ में नहीं आया। ये रहेगा हमारे साथ में। इसीलिए मैं डे 1 से पूरी क्लैरिटी लेता हूं। सर स्क्रीनशॉट लेना, ले ले आयुष बेटा स्क्रीनशॉट। ये हमने पूरा, हालांकि नोट्स में लिखा बेटा पूरा मैंने, बट मैंने कहा ना मैं लिखवा क्यों रहा हूं, लॉ लिखने से आता है मेरे भाई, लॉ बिना लिखे नहीं आता है। तो अगर हैबिट नहीं है, सिर्फ रीडिंग करने की हैबिट रही है, तो हैबिट छोड़ दो और अब से लिखना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैं तो पूरा ऐसे ही पढ़ाता हूं बेटा आप लोगों को। चले आगे बढ़े, आगे आते हैं। तो लीजिए गाइस, जो बातें हमने दिखाई, मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं। नोट्स में, नोट्स के स्टार्टिंग में मैंने बातें लिखी हुई है कि एक्ट कब बना, कहां कहां से बना। रिमेंबर, कौन सी डेट पे बना था, कब अप्लाई हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में था, बाद में इंडियन पार्लियामेंट ने बनाया। आर्टिकल 370 हटने के बाद पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल है, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। रिमेंबर, ये हमने लिखा पूरा पार्ट, स्टार्टिंग में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है सर, लिखा बता, लिखवा क्यों रहे हो? मैंने दोबारा बोल रहा हूं, लो अगर कभी भी आपने हैबिट डाली है कि हम सिर्फ सुन के पढ़ते हैं, सर नेवर डू दिस मिस्टेक अगेन बेटा। रिपीट कर रहा हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम दे रहा हूं। वो सब बच्चे जिनको क्लैरिटी चाहिए, जिनको चाहिए कि मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आए और 200% एकदम एक्यूरेट बैठे विद इन सेकंड, उनके लिए जरूरी है लो को लिख कर पढ़ो मेरे लाल। चले आगे बढ़े। अब आता नंबर किसका, डेफिनेशंस का। सर डेफिनेशन क्या है ये? बेटा सुनो ध्यान से बात को, अब तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूं। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा छुई मुई की कहानी। छुई मुई मेरे फेवरेट कैरेक्टर है बेटा। छुई मुई क्या है कहानी? ये डेफिनेशन सिर्फ बेसिक डेफिनेशन नहीं है मेरे लाल, ये वो शब्द हैं कि जहां जहां ये शब्द दोबारा आपके लॉ में आएंगे। और बता देता हूं, पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, एलएलपी एक्ट के अंदर, इवन अपने इंटरफाइनल तक की बात बता रहा हूं आपको मैं, ये शब्द बार बार आएंगे। और वहां पर अगर आपने इन शब्दों का मीनिंग अपने अकॉर्डिंग हिंदी में याद रख लिया ना, कि मेरा हिंदी में याद है, मेरे को पता ऑफर क्या होता है, बेटा कभी भी तुम्हारा लीगल पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअली जब ये शब्द आएंगे कि ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो इनकी लीगल डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। लीगल डेफिनेशन से ही क्लैरिटी रहेगी हमारे पास में। तो गिनी चुनी डेफिनेशन है, इन्हें डिटेल में पढ़ना हम लोगों को। चलें आगे बात करें। तो लीजिए गाइस, सेक्शन नंबर 2 डिफाइन करता है डेफिनेशन को। तो बात सुनते हैं आगे, हम तो लिख के पढ़ेंगे भैया, बेशक नोट्स हमारे पास में। चलिए, हालांकि जो नोट्स आपको दिए वो उसमें सेल्फ नोट्स है बेटा। तो अगली हेडिंग बनाओ बेटा, अगली हेडिंग। तो सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबल सेक्शन होता है किसी भी एक्ट का, कि कब अप्लाई हुआ, कहां का एप्लीकेबल है। बट नंबर 2 इज सेक्शन नंबर 2 लिखो। और आज तुम्हें सुनाऊंगा मैं छुई मुई की कहानी। छुई मुई से क्या हो जाएगा, छुई मुई खुद आके तुम्हें डेफिनेशन याद करवाएगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको डेफिनेशन याद करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही नहीं, मैं याद करवा दूंगा गारंटी के साथ में। सुनना ध्यान से। तो आया सेक्शन नंबर 2 बेटा, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 2 बताता है डेफिनेशन के बारे में। अब बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन और आएगा, सर हमने ना, हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, ये शब्द क्या है सर, है ना। अब सुनो ध्यान से बात को, एक क्लैरिटी दे दूं स्टार्टिंग में हमारे पास में, है ना। चलो
ओए वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। चलो सुनो, बात सुनो ध्यान से। एक बात बताओ यार, अगर मैं लिखूं सेक्शन नंबर 2 और ब्रैकेट में मैंने ए लिख दिया, तो इसे कैसे पढ़ूंगा? सर इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अगर सेक्शन के बाद में कोई भी स्मॉल अल्फाबेट है, उसे ब्रैकेट में क्या लिखा, उसे बोलते हैं सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए। लिसन टू मी गाइस, इसे क्या बोलते हैं? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन। भाई सेक्शन का पार्ट क्या कहलाएगा? सब सेक्शन कहलाएगा। अगला पार्ट बोला सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए ब्रैकेट में लिखा 1, तो इसे क्या बोलूंगा मैं? पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए, इसे बोलेंगे क्लोज। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोज। पढ़ना भी सीखो। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए क्लोज 1। बहुत सारी जगह पे सिखाया जाता है कि यार 2A जो लिखा है ये भी क्लोज है। नहीं बेटा, पहला बोलते हैं सबसेक्शन, फिर होता है क्लोज। अब उसके बाद लिखा हो, मान लो यहां लिखा हुआ है आई, तो आई क्या कहलाएगा बताना? इसे बोलेंगे सब क्लोज आई। भाई क्लोज का भी पार्ट। सर ये क्या है? कॉमन सी सेंस है यार, नॉर्मल सी बात बताओ। आपकी बुक्स की में किताबों में इंडेक्स होता है ना, 1 पहला पार्ट, चैप्टर नंबर 1 का ए पार्ट यहाँ है। उस ए पार्ट में भी ऑप्शन दिया गया आई वाला, उस आई वाले में 12वां नंबर पॉइंट है। कैसे पढ़ोगे भाई? इसका पार्ट ये, इसका पार्ट ये, इसका पार्ट ये, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो वही कहानी यहाँ पर है। तो हमारी लॉ के अंदर जो हमारी लॉ की बुक्स हैं वो आए बेयर एक्ट से, आई बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट से लॉ बनता है। तो बताओ बेयर एक्ट में लॉ के अंदर वो बात कहां लिखी गई है, उसी का एक तरीके से प्रॉपर एड्रेस है कि उस तक पहुंचने का एड्रेस ये है हमारे पास में। बोलो मिली क्लैरिटी? इसलिए कंफ्यूजन मत हुआ करो क्लोज लिखें क्या लिखें, बहुत बेसिक पार्ट हो गया हमारे पास ये। ठीक है, आगे आते हैं। तो लीजिए गाइस, हम बात करते हैं हमारे पास में हमारी डेफिनेशंस की। बट डेफिनेशन को मैं रट्टा नहीं मरवाने वाला, ना ही रट्टा पूरा मारना, कहीं रट्टा मारना ही नहीं है। तो डेफिनेशन पढ़ाने से पहले कुछ बातें आपको हो जाएं। टेल मी, एक कहानी सुनाऊंगा, सुनना ध्यान से बात को। एक कहानी तुम्हारी मेरी। मेरी कहानी में मेरा फेवरेट कैरेक्टर होता है छुई मुई। मेरा कैरेक्टर, तुम बस कहानी सुनो, गारंटी कर बोल रहा हूं, लो के सारे प्रोविजन तुम्हें याद हो जाएंगे हैंड टू हैंड। सुनना ध्यान से बात को। ये है मेरा कैरेक्टर, तुम्हारी या मेरी छुई मुई, नहीं तुम्हारी कैसी बन जाएगी, मेरी कहलाएगी। तो मेरी प्यारी छुई मुई। यहां पर एक कैरेक्टर और ले रहा हूं मैं। भाई ड्राइंग पे फोकस मत करना बेटा, ऐसी आती है मेरे को, ठीक है? भावनाओं की कदर करना। यहां पर कौन है बेटा? यहां पर है कौन सा? लप, इसका नाम वही रख सकते हैं, इसका नाम है लप्पू सा सचिन। लप्पू सचिन, ठीक है? एक तरफ है हमारा छुई मुई, एक तरफ है लप्पू सचिन। ठीक है, सुनना कहानी ध्यान से। आई एम गिविंग ए क्वेश्चन, लिसन टू मी गाइस। लोगों को याद करने का तरीका सीख लो। पहले चीजों को रियलिटी में कनेक्ट कर लो, और कनेक्ट करने के बाद अंडरस्टैंडिंग ले लो। अब बताओ ना, अगर मैं आपको रियल लाइफ में बता दूं कि आपकी मेरी बात कर दूं, आप दोस्तों की बात कर दूं, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर दूं, तुम्हें याद रहेंगी। अच्छा सर ने कहा था, वो एग्जांपल दिया है ना, मोए मोए हो गया एग्जांपल। तो मुझे बताओ अभी करंटली क्या चल रहा है? मोए मोए, चलो नाम रखते हैं इसका। तो छुई मुई नहीं रखता था, मोए मोए। लो अभी करंट चल रहा है ना, मोए मोए। ये है मोए मोए। क्या है ये? है मोए मोए, वो है लप्पू सचिन। ठीक है, ओके, एग्जांपल। कहानी सुनना तुम ध्यान से। हाँ जी, मेरा पहले कहानी सुनना ध्यान से। मेरा पहला पॉइंट, हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में लिखी गई है, क्योंकि एप्लीकेबल सेक्शन 1 है हमारे पास में। अब मुझे बताओ, अगर आपके एक्ट में मेन सेक्शन, जो मेन सेक्शन है वो सेक्शन 2 डेफिनेशन का है, तो जितनी भी डेफिनेशन इसके नीचे लिखी जाएंगी, तो क्या वो सारी डेफिनेशन का मेन सेक्शन सेक्शन 2 ही होगा? सर क्या बोल रहे हो? मुझे बताओ, सेक्शन 2 के ए वाले पार्ट में लिखा हुआ है ऑफर के बारे में, ऑफर के बारे में। सेक्शन 2 के बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस के बारे में। सुनना, रट्टा नहीं मारना, सुनते रहो ध्यान से खाली। एक्सेप्टेंस के बारे में। सेक्शन 2 के सी वाले पार्ट में लिखा है बेटा ऑफरर और ऑफरी के बारे में। तो बताओ ना, जितनी भी चीजें उस सेक्शन के अंडर लिखी हुई हैं, तो मैं कैसे पढ़ूंगा इनको? तो कैसे पढ़ूंगा? क्या बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। सेक्शन 2 का सब सेक्शन ए ऑफर को डिफाइन करता है, सेक्शन 2 का सब सेक्शन बी एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है। ऐसे पढ़ूंगा ना भाई, ऐसे ही पढ़ूंगा ना। हाँ, तो ये डेफिनेशन कैसे याद होंगी, लाओ दिखाता हूं तुमको मैं। ठीक है, अब बात करते हैं। पहला कहानी सुनो ध्यान से। कहानी में क्या ट्विस्ट है? कहानी में लप्पू सचिन और मोए मोए, है ना, लप्पू सचिन मोए मोए की कहानी है। सुनना ध्यान से बात को। अब बताओ क्या हुआ? लप्पू सचिन के पास बेटा क्या है पता? लप्पू सचिन के पास में सीमा हैदर का क्या है? एग्जाम्पल, तो नाम यूज कर रहा हूं मैं। उसका क्या है? उसका लैपटॉप है इसके पास। सीमा हैदर जब पाकिस्तान से भागकर इंडिया में आई थी, तो एक लैपटॉप अपने साथ लेके आई थी। तुम्हें पता है? मुझे पता, मुझे बताया था फोन करके। अब सुनो ध्यान से बात को, कहानी सुनो ध्यान से।
तो लैपटॉप किसके पास है? लप्पू सचिन के पास में। अब वो लैपटॉप पसंद आ गया किसको? मोए मोए को पसंद आ गया। वो लैपटॉप मोए मोए को पसंद आ गया। मोए मोए कौन है? लप्पू सिंह की दोस्त है बेटा, ठीक है, सुनना ध्यान से। हाँ ऐसा ही है बेटा, बड़ा दोस्त बना रखे हैं इसने। अब एक कहानी सुनना, मुझे बताना। मुझे मोए मोए चाहता है, मोए मोए चाहती है कि लप्पू सचिन वो लैपटॉप उसे बेच दे। सुनना, रट्टा नहीं मारना, सुनना, मेरी कहानी सुन लो खाली, गारंटी बोल रहा हूं। ये सारे लीगल प्रोविजन तुम्हें याद करा दूंगा अभी के अभी मैं, सुनना ध्यान से बात को। मोए मोए चाहती है कि लप्पू सचिन उसे वो लैपटॉप बेच दे। इसलिए क्या किया, मोए मोए ने लप्पू सचिन को बोला, ओ लप्पू, बोला हाँ बोल, बोला आई वॉन्ट टू बाय, क्या बोली? आई वॉन्ट टू बाय दिस लैपटॉप। ये लैपटॉप किसने? फ्रॉम यू, ₹4, ₹15,000। मोए मोए ने क्या बोला? मैं ये लैपटॉप तुमसे खरीदना चाहती हूं 15,000 रुपए के अंदर। सुनना क्या बोल रहा हूं, ऑफर दिया 15,000 के अंदर। अब आगे क्या हुआ? अब पहले तो मेरी बात बताओ, यहां मोए मोए ने जो बोला है उसको कि मैं खरीदना चाहती हूँ, ये बेचना चाहती हूँ, एग्जाम्पल, तो इसे क्या कहोगे? क्या इसे ऑफर कहोगे नहीं कहोगे? टेल मी, बताओ मुझे। यहाँ पर मोए मोए लप्पू सचिन को कह रही है मैं लैपटॉप खरीदना चाहती हूं, तो क्या बेटा ये ऑफर है? हाँ या ना? टेल मी, बताओ, क्या ये ऑफर है? हाँ या ना? बेसिक लैंग्वेज, अभी लीगल की बात ही नहीं की मैंने आपसे, समझाऊंगा लीगल तो मैं आपको इन्हीं कहानी से पूरा लीगल सिखा दूंगा, इस एग्जांपल से खाली पूरा लीगल बता दूंगा आपको मैं, ठीक है? हाँ सर, ऑब्वियस हिमांशु भी कर रहा है, अविनाश भी कर रहा है, एग्जैक्टली सर, ऑफर है, अच्छा ठीक है। दूसरा, लप्पू सचिन के वो पैसे की रिक्वायरमेंट थी, उसने भी क्या बोला? उसने बदले में बोला ओके, बोले क्या बोली? ओके मोए मोए, ओके मोए मोए, आई एम रेडी टू बाय, आई एम रेडी टू सेल, आई एम रेडी टू सेल दिस लैपटॉप टू यू फॉर 15,000। जवाब दो मुझे, यहां पर लप्पू सचिन ने क्या किया? ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस दिया? टेल मी, बेसिक क्वेश्चन है, बताना। अभी आगे बात कर रहा हूं। यहां पर आपने बोला मोए मोए ने ऑफर दिया, तो लप्पू सचिन ने क्या किया? लप्पू सचिन ने, बताओ, टेल मी क्या होगा? यहां पर लप्पू सचिन ने क्या दिया? ऑफर दिया या एक्सेप्टेंस दिया? बेसिक क्वेश्चन, बताना मुझे, क्या दिया? एग्जैक्टली हिमांशु, आयुष, एग्जैक्टली सर, एक्सेप्टेंस दिया यहां पर। रिमेंबर, अभी बात सुनना, लेट मी शो यू, दिखाता हूं। हमारे पास में जब लीगल डेफिनेशन आती है, तो ये सिर्फ कहानी यहां पर दो एक एग्जाम्पल की नहीं है, एग्जाम्पल की नहीं है, यहां कहानी डेल प्रोविजंस की है बेटा। अब बात बताना मुझे, सुनना ध्यान से बात को। यहां पर यही कहानी अगर मेरी और आपकी हुई होती, मैं कहता एग्जाम्पल के लिए, मुझे बताओ, मैंने बोला आई वॉन्ट टू सेल दिस फोन टू यू, लिसन टू मी गाइस, सुनना सब बच्चे ध्यान से। आई वॉन्ट टू सेल दिस फोन टू यू फॉर ₹20,000, 20,000, 20,000, 20,000, है ना, एक ही रेट भाई साहब, एक ही रेट। बताओ, आई वॉन्ट टू सेल दिस फोन टू यू फॉर ₹20,000। क्या ये ऑफर है? हाँ या ना? यस सर, ऑफर है। भाई मैं बेचने के लिए बोल रहा हूँ ऑफर, वहां खरीदने के लिए ऑफर दिया जा रहा है, तो कैन यू प्लीज टेल मी इसकी लीगल डेफिनेशन कैसे बनी? दिखाऊं? आओ दिखाता हूं, फोकस सामने, चेक करना। मोए मोए की साइड से, मेरी साइड से क्या हुआ, सुनना ध्यान से। पहला बना सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ए, सेक्शन लिखने का तरीका नंबर 1, ठीक है, आगे पढ़ो। तो क्या बोलूंगा? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, मतलब कौन है यहां पर? मैं और तुम। तो मैं कौन हूं? वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता है, क्या बताता है? हिज विलिंगनेस टू डू, अपनी इच्छा, क्या चीज? कुछ करने के लिए, और टू एब्सटेन। द वर्ड एब्सटेन मतलब लॉ में एक चीज सीखने में डाल, गलतियां नहीं होगी कभी भी। वर्ड शब्दों का मीनिंग सीखते चलो एंड टू एंड। क्या बोला? जहां एक पर्सन मतलब मोए मोए अनदर पर्सन लप्पू सचिन को अपनी इच्छा जाहिर करती है कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग, और टू एब्सटेन मतलब कुछ मना करने के लिए, मना करने के लिए। एब्सटेन का मतलब क्या होता है? द वर्ड एब्सटेन, द वर्ड एब्सटेन का मतलब क्या होता है बेटा? टू डिनाई समथिंग, कुछ मना करने को बोलते हैं, एब्सटेन बोलते हैं। तो वर्ड एब्सटेन मिले, एब्सटेंस मिले, मतलब से मिलाए जाए रखना। तो वर्ड बताना मुझे क्या हुआ? वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू, कुछ करने के लिए और कुछ मना करने के लिए। तो बताना मुझे, अभी अभी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एग्जांपल दिया, वो कुछ करने को लेके ऑफर दिया या कुछ मना करने को ऑफर दिया? बताना मुझे। यहां पर मैं लैपटॉप बेचना चाहता हूं, मैं फोन बेच, ये क्या था? इट इज टू डू समथिंग, कुछ करने का ऑफर था भाई। सर एब्सटेन का एग्जांपल देना। और सुनो, मैं कहता हूं तुम मुझसे शादी मत करना, तुम मुझसे शादी मत करना, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अब बताओ, मैंने जो ऑफर दिया कुछ करने के लिए दिया, कुछ मना करने के लिए दिया? सर ये ऑफर नेगेटिव ऑफर है। तो ऑफर
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ध्यान रखना। ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर ऑफर कुछ करने के लिए है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव ऑफर, अगर ऑफर कुछ मना करने के लिए उसे बोलते हैं नेगेटिव ऑफर। इसलिए याद रखना ये बातें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक पर्सन ने दूसरे में क्या सिग्निफाइज टू द पर्सन हिज विलिंगनेस, इच्छा ही थी ना कुछ करने कुछ ना करने को लेके, क्या बोल रहा है आगे पढ़ना, सर ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो वर्ड क्या एनीथिंग, मतलब एनीथिंग डिनोट करता है बेटा कि ऑफर किसी भी चीज को लेके हो सकता है। ऑफर किसी भी चीज को लेके किया जा सकता है। ऑफर में कोई फिक्स नहीं कि हमें सामान ही होगा, नो गुड्स आइटम ऐसे होंगे, नहीं। ऑफर किसी भी चीज को लेके हो सकता है। वर्ड क्या बना, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज और हर विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, क्या बोला, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अनदर। क्या बोला सर, पढ़ना ध्यान से, पूरा मैंने समझना। एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस शो कर रहा है कुछ करने ना मना करने को लेके, यही तो हो रहा है भैया, हमने यही तो किया। आगे कह रहे हैं पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो ऐसा, बोला विद अ व्यू, इस पर्पस से, टू ऑब्टेन द असेंट, बोलता है बेटा सहमति को, भाई सामने वाली की सहमति लेने के लिए। तो बताओ ना, अगर मैंने बोला आई वॉन्ट टू सेल दिस फोन टू यू फॉर विद 20,000, दैट मीन्स अगर मैंने ऑफर तुमको दिया तो पर्पस क्या है मेरा, मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू है तुम्हारी सहमति लेना। यही चाहूंगा ना कि तुम तैयार हो जाओ, तुम रेडी हो जाओ, तुम मुझसे फोन परचेज कर लो। नंबर वन, आगे बढ़ना। तो बोल क्या बोलेंगे, ऑन सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, क्या बोलेंगे, तो ऐसा करना है मना करना, क्या कहलाएगा, जिस पर्सन ने ऐसा किया, क्या बोलेंगे, इज सैड टू मेक एन ऑफर ए प्रपोजल। तो कहा जाएगा उस व्यक्ति ने क्या दिया, उस व्यक्ति ने ऑफर दिया। अब सुनो ध्यान से, सर ये तो पैराग्राफ फॉर्म हो गया, हमारी ऑब्जेक्टिव तैयारी कहां हुई, आओ दिखाता हूं। तुम्हें क्या करना चाहिए अभी सीख लो। तुम्हें क्या करना चाहिए, फाउंडेशन के बच्चों को स्पेसिफिकली अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए, लेट मी शो यू। अब बताओ, मुझे डेफिनेशन पढ़नी है आप लोगों की साइड से, ठीक है। तो बताओ, मैंने रीडिंग करा दी, तुमने रीडिंग कर ली, इतना काफी है नहीं भाई लोगों। अब मैं लिखूंगा हमारा पहला पार्ट। तो मेरा पहला सेक्शन क्या था, ऑफर या प्रपोजल, तुझे ऑफर कहूं या प्रपोजल। अब बताओ ना, ऑफर कहूं या प्रपोजल, दोनों का मतलब सेम ही होता है भाई लोगों। तो सेक्शन क्या बना, अब सुनो दिखाता हूं कैसे पढ़ना होता है। रीडिंग तो कर ली, यही होता है तुम्हारे सर में, रीडिंग करा दी, हमें आ गया हमें आ गया, ऐसे नहीं होता भाई लोगों, ना 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 ना। अब तुम्हें यहां पर अपनी रीडिंग करने के बाद वहां से निकालने शब्द और वहां से निकलेगा आंसर। सुनना कैसे निकलते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लेट मी शो यू। तो पहला क्वेश्चन बनता है, कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है, व्हिच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस ऑफर या प्रपोजल। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, अब आंसर दो मुझे। विच सेक्शन, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, तैयारी भी कराऊंगा, बताओ मुझे। विच सेक्शन डिफाइंस ऑफर या प्रपोजल इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आंसर क्या है सर, सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन ए डिफाइन करता है ऑफर या प्रपोजल को। नंबर 1 क्लियर हो गया। हाँ हिमांशु, सेक्शन नंबर 2 इज ओनली द सेक्शन बेटा, you have to write this subsection also in the examination, you have to take this subsection also, remember। अगर ऑप्शन में सिर्फ सेक्शन 2 लिखा मैं 2 करके आ जाएंगे, बट अगर ऑप्शन में से, एग्जांपल मुझे बताओ, अगर चारों ऑप्शन में से सेक्शन 2 भी लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए भी लिखा हुआ है, तो कौन सा टिक करके आओगे, आप सोचिए ए वाला टिक करके आएंगे। आगे पढ़ो, अब याद करो, तो जो हमने अभी अभी अपनी डेफिनेशन देखी, तोड़ते हैं उसको। तो ऑफर में क्या कहता, नंबर 1, when one person signifies to another person his or her willingness to do or to abstain from doing something। तो मुझे बताओ, ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑफर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, ऑप्शन बताना मुझे। क्वेश्चन देखो, लिखा कुछ हो रहा है, समझ में कुछ हो जाएगा, लीगल लैंग्वेज चलती है बेटा। ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है, यस और नो। आंसर इज यस सर। तो याद रखना, ऑफर में आपका पॉजिटिव पार्ट भी हो सकता है और नेगेटिव पार्ट भी हो सकता है। इसलिए क्या होता है, एग्जामिनर काफी बार आपको जो क्वेश्चन देता है वो वहां पर आपको डेफिनेशन ना लिखकर सीधा एक क्वेश्चन लिख देगा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मना किया ऐसा करने से, इसलिए वो उसे 5 लाख रुपए देगा। तो टेल मी, बताओ मुझे, तो क्या बोलोगे, इफ यू हैव टू चेक कि पॉजिटिव या नेगेटिव ऑप्शन दिया गया, क्या करके आओगे सर, नेगेटिव पार्ट करके आओगे, रिमेंबर। तो ये वर्ड याद रखना हमारे पास। नंबर 2, क्या ऑफर किसी स्पेसिफिक चीज को लेके होता है या किसी भी चीज को लेके हो सकता है, बताओ। एनीथिंग और समथिंग, टेल मी, स्पेसिफिक होगा या स्पेसिफिक होगा, किसी भी चीज को लेके ऑफर दिया। ये पढ़ने का तरीका है मेरे भाई लोगों, लिखा कुछ और होता है, क्वेश्चन कुछ और बनते हैं मेरे भाई, दिखा रहा हूं आपको मैं। तो पढ़ा, फिर ये पढ़ो अपने पास में। सम स्पेसिफिक या एनीथिंग, एग्जैक्टली एनीथिंग मतलब
भाई बताओ ना एग्जांपल, मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, है ना, जाने मन, है ना, मेरी प्यारी मोहब्बत दिलरुबा, मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, 2 लाख रुपए लूंगा, 2 लाख रुपए लूंगा बस। अब बताओ मुझे, क्या ये ऑफर नहीं है क्या? टेल मी। बेशक ये ऑफर बाद में एक्सेप्ट ना हो, लेकिन मुझे बताओ, क्या ये ऑफर नहीं है क्या? स्नेहा यस, आयुष, हिमांशु, आयुष एग्जैक्टली बेटा, अविनाश बताओ, टेल मी, क्या ये ऑफर नहीं है क्या? सर ये भी तो ऑफर ही है, ये भी तो ऑफर ही है। तो ऑफर तो किसी भी चीज को लेके हो सकता है, ऑफर तो किसी भी चीज को लेके हो सकता है। किसी घर में सांप निकल गया, मैं इस सांप को मार दूंगा, 500 रुपए लूंगा, टेल मी क्या है ये ऑफर नहीं है क्या? ये भी ऑफर ही है भाई। तो ऑफर किसी भी चीज को लेके हो सकता है। इसी वर्ड को हाईलाइट करता है कौन सा वर्ड? द एनीथिंग वर्ड। रिमेंबर। आगे अब मुझे बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो बताओ क्या जो पर्सन ऑफर देता है उसे क्या कहते हैं? जो पर्सन, हाँ अविनाश कह रहा इम्पॉसिबल है, हाँ? तो बेटा इम्पॉसिबिलिटी बाद में आएगा ना, ऑफर तो नहीं बोलेगा वर्ड हो गया, है ना, वो अग्रीमेंट जाके पॉइंट अग्रीमेंट तक पहुंचेगी जब वर्ड बनेगा। अगला प्रोविजन बताओ मुझे, ऑफर पॉजिटिव नेगेटिव एनीथिंग। तो जो पर्सन ऑफर देता है उसे क्या कहते हैं? उसे 3 नाम दिए गए बेटा। जो पर्सन ऑफर देता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अब बताओ, मोए मोए और मैं कौन था? मैं था ऑफरर, ऑफर देने वाला ऑफरर। या मेरे को एक नाम दिया गया, बोला तू प्रोमिसर भी कहलाएगा। जो ऑफर देता है उसे ऑफरर भी कहते हैं, उसे प्रोमिसर भी कहते हैं, और उसे प्रपोजर भी कहते हैं मेरे लाल, उसे प्रपोजर भी कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो ये डेफिनेशन का सार था, ये डेफिनेशन लिखी हुई थी। तो क्लैरिटी मिली बेटा अपने पास? बताना मुझे, क्लैरिटी मिली कि ऑफर क्या होता है? हाँ या ना, टेल मी, ऑफर क्या होता है? क्लियर हो गया? अब बताओ नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। तो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ए के बाद क्या आता है? ए के बाद क्या आता है? ए के बाद आता है बी, ए के बाद आता है बी। तो क्या बना? बी क्या बने? ऑफर के बाद क्या आता है? एक्सेप्टेंस। नाउ प्लीज टेल मी, जिस पर्सन को ऑफर दिया गया, अगर वो व्यक्ति मेरे दिए गए ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, जैसे आपने किया, खरीदेंगे सर फोन, है ना, सचिन लप्पू सचिन ने किया, हाँ ले लूंगा फोन, पे बेच दूंगा। नाउ प्लीज टेल मी, अगर ऑफर दिया गया और उस ऑफर को क्या कर लिया गया? एक्सेप्ट कर लिया गया, मतलब क्या बोलेंगे? व्हेन द पर्सन टू होम एन ऑफर इज मेड, वो व्यक्ति जिसे ऑफर दिया गया, इफ सिग्निफाइज, मतलब अगर बता दे, हिज असेंट मतलब सहमति। अब बताओ ना, कॉमन सी बात, अगर जिसको ऑफर दिया गया वो अपनी सहमति दे दे, तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि वो ऑफर क्या हो गया? सर ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो जो पहले ऑफर था अब क्या बन गया? एक्सेप्टेंस बन चुका है, एक्सेप्टेंस बन चुका है। तो वर्ड क्या है? एक्सेप्टेंस बन चुका है। दूसरा वर्ड सुनना, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन बी में एक और डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं प्रॉमिस। लिख लो, द वर्ड इज कॉल्ड प्रॉमिस। ये प्रॉमिस वाली डेफिनेशन भी सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में डिफाइन की गई है। मतलब क्या होता है? सुनना, मैंने ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट किया, क्या बन गया? एक्सेप्टेंस बन गया। तो लोग कहता है एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉमिस। व्हेन सच ऑफर एक्सेप्टेड इट बिकम्स ए प्रॉमिस, मतलब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, सुना है ना? वही वाला पॉइंट है बेटा। तो सेक्शन 2A एंड 2B वाला पार्ट दो क्लियर हो गया डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन पे आता हूं, रट्टा मारा पड़ रहा है, नो बेसिक पार्ट, चेंज चल रही है भाई। एक ने ऑफर दिया, एक ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस कहलाएगा। अगला डेफिनेशन, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिसर एंड प्रोमिसी क्या होता है? आओ दिखाता हूं। बताओ बेटा, प्रोमिसर कहूं, ऑफरर कहूं या प्रपोजर कहूं? सुनना क्या बोल रहा हूं? प्रोमिसर कहूं, ऑफरर कहूं या प्रोमिसर कहूं, प्रपोजर कहूं? उसका उल्टा क्या बनता है? उल्टा बनता है ऑफरी, प्रोमिसी और एक्सेप्टर। 3 नाम है। एक तरफ कौन है? प्रोमिसर, मैं कौन था? प्रोमिसर, ऑफरर या प्रपोजर। आप कौन कहलाओगे? प्रोमिसी, ऑफरी या एक्सेप्टर। तो लोग कहता है भैया ये इनके नाम कहां लिखे हुए हैं, कौन से सेक्शन में बताया गया है प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है, या ऑफरर कौन है, ऑफरी कौन है? तो सुनो ध्यान से बात को। तो बताओ बेटा, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन सी बताता है मेरे लाल किसके बारे में? प्रोमिसर और प्रोमिसी के बारे में। तो क्या रट्टा मारोगे इस बात को? कॉमन सी बात है ना भाई, जो पर्सन ऑफर देगा, हु मेक्स एन ऑफर, वो क्या कहलाएगा? उसे बोलेंगे प्रोमिसर, ऑफर, प्रपोजर। और जिस पर्सन को ऑफर दिया गया, टू हुम एन ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया गया, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रोमिसी, ऑफरी, एक्सेप्टर। उल्टा चेक करो, प्रोमिसर, प्रोमिसी, ऑफर, ऑफरी, प्रपोजर, एक्सेप्टर, ये 3 नाम मिलता है हमारे पास। डन है गाइस? आगे आता हूं। तो 3 डेफिनेशन क्लियर हो गया हैंड टू हैंड। बताओ चेंज समझ में आई? चेंज समझ में आई? अब बताना मुझे, तुम्हारे मेरे बीच में जो ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट किया, आप कौन था? मैं था प्रोमिसर, तुम क्या बन गए? प्रोमिसी। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आई बात ध्यान से? अब सोचो एग्जांपल, यहां पे थोड़ा चेंज लेके आता हूं। सोचो ये फोन बेचने वाली बात मैंने नहीं बोली होती, तुमने बोली होती। तुमने कहा होता कि सर आई वांट टू बाय योर फोन फॉर ₹20,000। अब बताओ प्रोमिसर कौन है? टेल मी, बताना बेटा मुझे, टेल मी, रिप्लाई करो।
अगर ये बात तुमने कही होती, मैंने नहीं कही होती, तो हमारे दोनों के बीच में कौन था प्रोमिजर? बता मेरे लाल, बता कौन कहेगा प्रोमिजर? अगर ये बात आपने बोली होती दैट यू वांट टू बाय दिस फोन, मैंने नहीं बोली होती, तो बता कौन था प्रोमिजर? बताओ, टेल मी। तो प्रोमिजर मैं था या तुम थे? सर ऑब्वियस तुम थे बेटा प्रोमिजर। तो याद रखना, लॉ में जो पर्सन सबसे पहले ऑफर देता है उसी व्यक्ति को प्रोमिजर बोलते हैं। दैट कैन बी मी, दैट कैन बी यू आल्सो। रिमेंबर क्या रहेगा? हाँ एग्जैक्टली, मैं क्लैरिटी मिल गई। तो तीन डेफिनेशन क्लियर हो गई, हैंड टू हैंड, ऑफर, एक्सेप्टेंस और प्रोमिजर प्रोमिजी। डन है सर। आगे आता हूं। अगला डेफिनेशन है बेटा कंसीडरेशन, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन डी। सेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन डी। मैंने बोला ना एकदम आराम से धीरे से पढ़ेंगे, और मैं ऐसा नहीं ऐसे पढ़ते रहेंगे, मैं धीरे धीरे अपनी क्लासेस की स्पीड को बढ़ाता रहूंगा। मतलब अभी बेसिक पार्ट चल रहा है, थोड़ा स्पीड स्लो चलेगी, फिर धीरे धीरे स्पीड को एनहांस करूंगा मैं, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ओके, आओ बात करते हैं। अगला बताओ मुझे कंसिडरेशन क्या होता है? सर रट्टा मारोगे? नहीं, सुनो बड़े ध्यान से, आओ दिखाता हूं। सुनो 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 सुनो, ये काम तुम्हें करना है, ध्यान रखना, ये वाला काम तुम्हें करना है। कौन से वाला? कि जब डेफिनेशन पढ़ते हो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा डेली बेसिस के ऊपर, डेफिनेशन में से अपने पॉइंट से क्वेश्चन निकालने। दिस इज योर होमवर्क फॉर डेली यूज, ध्यान रखना। हर एक पार्ट में होमवर्क अपना कंटिन्यू कर लेना ध्यान से बेटा। डेफिनेशन नंबर लिखो, उसके अंदर पॉइंट निकालो, डेफिनेशन लिखो, उसका आंसर निकालो। अगला बताओ मुझे, जवाब दो बेटा मुझे, यहां पर मोए मोए और लप्पू सचिन के बीच में किन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ? रिप्लाई करना। यहां पर मोए मोए और लप्पू सचिन के बीच में किन चीजों को लेकर ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ? सर लैपटॉप और 15,000 रुपए। सर लैपटॉप और 15,000 रुपए, एग्जैक्टली हाँ है ना? आयुष एग्जैक्ट, आयुष बेटा अभी मत जा, ना ना ना, ये गलती मत कर। अभी कंसिडरेशन का मीनिंग नहीं बताया मैंने आपको, अभी बताऊंगा आपको मैं, अभी किसी बात का मीनिंग दो मुझे। यहां पर किन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, या आपके मेरे बीच में किसी चीज को लेके हुआ? सर फोन और 20,000 रुपए। तो सुनो ध्यान से बात करो, रट्टा मारना बंद करो, प्रैक्टिकली सीखो यार। जिन चीजों को लेकर और प्रोमिजर और प्रोमिजी के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस होता है बेटा, उन्हीं चीजों को मिला के कंबाइनली बोलते हैं कंसीडरेशन। सुनो ध्यान से बात को, अभी मत जाओ डेफिनेशन में क्विड प्रो क्यों बताओ, वो छोड़ दो, अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो बेटा, ये गलती हमारे से हो जाएंगे लोग, पहला बताओ। तो जवाब दो मुझे, यहां पर जिन चीजों को लेके ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, अब एग्जाम्पल मुझे बताओ। बच्चों ने फोन किया सर सीओसी एजुकेशन से, है ना, हमें क्लासेस लेनी है। रिमेंबर अभी अविनाश बोल रहा था क्लास चाहिए इंटर वाली। अब मुझे बताओ, किसी ने फोन किया, सर आई वांट टू बाय द सीएमए इंटर क्लासेस या सीए इंटर क्लासेस, है ना, रिमेंबर इतने। अब बताओ, यहां से तुम्हें प्राइस बताया गया कि बेटा क्लास इतने की पड़ेगी ना। प्लीज टेल मी, जब तुम क्लास खरीद लेते हो, तुमने पैसा पे कर दिया, तो व्हाट इज द कंसिडरेशन? बी प्रैक्टिकल यार, कौन सा है कंसिडरेशन? जो फीस तुमने पे की, जो सर्विस तुम्हें मिली, द सर्विस एंड द फी इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो ये चीज तो डेली हर दिन जिंदगी में होती है ना भाई। हर दिन सुबह से रात तक तुम कितनी बार कोई सर्विस लेते हो, कोई सामान खरीदते हो, कोई बेचते हो, रिमेंबर करते हो ना, तो बदले में क्या मिल रहा है? पैसा। तो क्या बोलेंगे? सर द अमाउंट एंड ऑब्जेक्ट, द अमाउंट एंड ऑब्जेक्ट दोनों मिलके कहलाता है कंसिडरेशन। तो ये तो वो वर्ड हो गया जिससे हमें सीखने को मिल गया, कंसिडरेशन इसको बोलते हैं। रिमेंबर, लैपटॉप और 15,000 रुपए कंसिडरेशन, फोन 20,000 रुपए कंसिडरेशन। रिमेंबर, अब मुझे बताओ इसकी लीगल डेफिनेशन कैसे पढ़ोगे? कंसिडरेशन क्या होता है इसको याद कैसे रखोगे? रट्टा मारोगे? नहीं रट्टा नहीं मार रहा, सिखाता हूं, देखो ध्यान से। आओ, तो सेक्शन नंबर 2 एबीसी तो हो चुका, बता रहा किसके ऊपर? डी के ऊपर। तो सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन डी बताता है बेटा किसके बारे में? कंसिडरेशन के बारे में। सुनना ध्यान से। तो कंसिडरेशन क्या होता है सुनो। बोला व्हेन, पहले डेफिनेशन बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done something or abstained something, promised to do, remember, or abstained something, remember, तीन वर्ड बोल रहा हूं, has done something or abstained something, does something or abstain something, promise to do or to abstain something। क्या बोल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा? सुनो सुनो, निकालो डेफिनेशन, क्लैरिटी निकालते हैं। पहला वर्ड क्या बोला? when at the desire of the promiser, बोला जब प्रोमिजर की इच्छा पर, द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। सर अभी अभी हमने प्रोमिजर की बात भी सीख ली, हमने प्रोमिजी को भी जान लिया। तो बताओ बेटा मुझे, जब प्रोमिजर की इच्छा पर, प्रोमिजी मतलब तुम, याद है हमारी बात की थी हम लोगों ने, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन मतलब लॉ में प्रोमिजर प्रोमिजी को छोड़कर, सुन लो, लॉ में प्रोमिजर प्रोमिजी को छोड़कर अगर किसी तीसरे व्यक्ति का नाम आता है, किसी तीसरे व्यक्ति का नाम आता है बेटेलाल,
उसको थर्ड पार्टी कहते हैं, उसी को स्ट्रेंजर कहते हैं, उसी को एनी अदर पर्सन कहते हैं। क्या बोला मैंने? प्रोमिजर प्रोमिजी के अलावा, प्रोमिजर प्रोमिजी के अलावा अगर भी कोई भी तीसरा चौथा पांचवा 10वां पर्सन है, वो कोई पर्सन थर्ड पर्सन, ऐसे नहीं होता कि थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी सिक्स पार्टी, लो में ये नहीं होता भाई, ना ना ना। बोला भैया प्रोमिजर प्रोमिजी के अलावा जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे थर्ड पार्टी कहलाएंगे। तो लो ने क्या बोला? बोला वेयर डिजायर द प्रोमिजर, प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन, तीन वर्ड सुनना ध्यान से। पहला वर्ड क्या बना? हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। दूसरा पढ़ना, डज और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। तीसरा पढ़ो, प्रॉमिस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। सर ये तीन वर्ड क्यों लिखे? क्योंकि लोग कहता है भाई लोग कंसिडरेशन तीन तरह का हो सकता है। इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। सुनना क्या बोल रहा हूं? इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन भी होता है, प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। मतलब एग्जांपल दोगे सर? मैं दूंगा एग्जांपल आपको, अभी रीडिंग करना, सुनना ध्यान से, जवाब देना मुझे। हमारी तुम्हारी बात करते हैं। मैं कौन था? प्रोमिजर। तो वर्ड क्या पढ़ना? व्हेन डिजायर द प्रोमिजर, जब प्रोमिजर की इच्छा पर। भाई कॉमन सी बात, ऑफर देने वाला व्यक्ति कौन है भाई? प्रोमिजर ही होता है, रिमेंबर। तो प्रोमिजर कहूं या ऑफर कहूं, मतलब तो सेम ही है। तो प्लीज बहुत ध्यान से इस बात को सुनना बेटा, क्लैरिटी चाहिए। तो यहां पर अगर मिसिंग किया ना, हल्के में लिया डेफिनेशन को, तो पूरा लॉ बिगड़ेगा, ध्यान रखना, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। और हो सकता है जिन बच्चों बच्चे पढ़ रहे हैं उनके और लॉ बिगड़ा भी हो इस टाइम पे। उसका रीजन यही है कि आपने फर्स्ट चैप्टर पे ध्यान नहीं दिया, आपने इसलिए हल्के में, बाकी सब्जेक्ट की तरह ये हल्के में चीज नहीं, ध्यान रखना। आप सुनो ध्यान से बात को, सुना ध्यान से। प्रोमिजर की इच्छा पर, प्रोमिसी कौन थे? तुम। प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन क्या? हैज डन समथिंग और एब्सटेन समथिंग, कुछ किया था या कुछ मना किया था। नंबर वन, डज समथिंग और एब्सटेन समथिंग, कुछ कर रहे हो या कुछ मना कर रहे हो। है, हाँ, था थी, पास्ट, रिमेंबर, कुछ कर रहे हो या मना कर रहे हो। तीसरा, प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन समथिंग, प्रॉमिस मतलब कब करोगे या कुछ मना करोगे। तीन सेंटेंस निकले, कौन सा निकला? पहला निकला मेरा लाल, कौन सा? पास्ट, कुछ किया था या कुछ मना किया था। दूसरा क्या निकला? प्रेजेंट, क्या निकला? प्रेजेंट। तीसरा क्या निकला? फ्यूचर। तो तीन तरह की चीजें निकल के आई, कुछ किया था या कुछ मना किया था, कुछ कर रहे हो कुछ मना कर रहे हो, कुछ करोगे या कुछ मना करोगे। क्या कुछ मतलब क्या है? द समथिंग समथिंग, द समथिंग इज नोन एज कंसिडरेशन। उसी कुछ को क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। एग्जांपल दो सर। सुनो एग्जांपल नंबर वन बेटा लाल, सुनो ध्यान से, पहला वर्ड मेरा, सुनो ध्यान से बात करो। तो मेरा पहला प्रश्न सुनो, नंबर वन। मैंने बोला कि मैंने किसी व्यक्ति को, मैंने, सुना ध्यान से, मैंने किसी पर्सन को आज से 2 महीने पहले 10,000 रुपए दिए थे ताकि वो 2 महीने बाद मुझे एक बढ़िया जैकेट बना के दे दे। रिप्लाई करना मुझे। मैंने मैंने किसी पर्सन को 2 महीने पहले पैसे दिए थे, पास्ट में कोई काम दिया है, सर्विस दिया है, और सर्विस मिलेगी कब मिलेगी? फ्यूचर में मिल रही है मेरे को। उसे क्या बोलते हैं? पास्ट कंसिडरेशन। कुछ किया था या कुछ मना किया था। मैं अभी क्या एग्जांपल दिया मैंने? कुछ करने वाला एग्जांपल दिया। तो लिसन टू मी गाइस, कंसिडरेशन तीन तरह का होता है, पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइस, जितनी भी डेफिनेशन आप लोग पढ़ रहे हो, अपना इंडेक्स खोल के देख लेना, अपकमिंग चैप्टर्स यही हैं। फर्स्ट चैप्टर बनेगा ऑफर, सेकंड बनेगा एक्सेप्टेंस, थर्ड बनेगा कंसिडरेशन। चेक कर लो जाके ध्यान से, समझ में क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली सर, वेरी गुड आयुष बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ विवेक, एक विवेक कह रहा है कंसिडरेशन में किसी एक की साइड से होना जरूरी है ये दोनों की साइड से। विवेक बेटा, कंसिडरेशन के चैप्टर में एक लाइन लिखवाता हूं मैं हमेशा बच्चों को, अभी तुम्हें लिखवाई नहीं, आएगा चैप्टर दिखाऊंगा। लिखा हूं मैं, कंसिडरेशन नीड नॉट एडिक्वेट टू बी इन कैश। सुनो ध्यान से बात को, कंसिडरेशन का एक पार्ट कैश में होना जरूरी है, नीड नॉट टू बी एडिक्वेट इन कैश, होना चाहिए। तीन बातें बोलता हूं मैं हमेशा। नंबर वन, एग्जांपल दूं, कैश का मतलब क्या होता है भाई? कैश का मतलब क्या होता है भाई? मैंने तुम्हें फोन दिया, तुमने मुझे पैसा दिया, इट इज कॉल्ड कैश कंसिडरेशन। नंबर टू, मैंने तुम्हें अपना फोन दिया, तुमने मुझे बदले में अपना फोन दिया, पैसा नहीं दिया, इसे कंसिडरेशन नहीं बोलते, बार्टर बार्ट बोलते हैं। इसे बोलते काइंड। कंसिडरेशन काइंड में अलाउड होता ही नहीं मेरे भाई, होता ही नहीं है। तीसरा एग्जांपल बताना मुझे, मैंने तुम्हें अपना फोन दिया, तुमने मुझे 5,000 रुपए दिए और अपना फोन दे दिया बदले में। अब बताओ, पार्टली कैश पार्टली काइंड, कुछ कैश दिया कुछ काइंड में दिया, क्या ये अलाउड है? हाँ या ना? हाँ टेल मी,
ना 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 ना, रिप्लाई करो मुझे, क्या ये अलाउड है? अभी इसमें वर्ड आया ही नहीं है बेटा, इसलिए वो एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर कैश की बात नहीं की हम लोगों ने, सिर्फ एग्जांपल दिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना? हाँ एग्जैक्टली, आओ दिखाता हूं तुमको, तोड़े डेफिनेशन को, आओ दिखाता हूं, चलो तुम्हारी बात का रिप्लाई करता हूं मैं, आओ लो भैया, ये गलतियां करते ना, अभी कैश की कंसिडरेशन की बात भी नहीं है, उस बार पहले बात कर रहे हो, आओ चलो दिखाता हूं। तो हम डेफिनेशन ले रहे हैं, कैसे बनाओ नोट्स, कंसिडरेशन, तो आओ बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव वाले नोट्स, कंसिडरेशन। तो मैं वन बाय वन पूछूंगा, रिप्लाई करना, ठीक है? पहला पॉइंट, नंबर वन, सेक्शन नंबर कौन सा है बताओ भाई लोगों? सेक्शन नंबर 2 और सबसेक्शन डी। तरीका देखो, तरीका कैसे लिखना होता है नोट्स को, नंबर वन बताना, रिप्लाई करना मुझे। कंसिडरेशन किसकी इच्छा पर होता है? ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्वियस ही बात है, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, क्यों ऑब्वियस बात है भैया, प्रोमिसर ही वो व्यक्ति होगा जो ऑफर देगा, और ऑफर जो देगा वही कंसिडरेशन बताएगा, नंबर वन। तो मस्ट बी एट द प्रोमिसर, क्या होगा? मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ओके भैया, डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है, ओके। कंसिडरेशन को जब दिया जाएगा, सिंपल सी बात, तीन बातें निकल के आई, पहला निकल के आए, कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीन वर्ड निकल के आए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। गाइस प्लीज अभी आगे मत भागना, क्योंकि कंसिडरेशन के अंदर रूल्स आएंगे, एक्सेप्शंस आएंगे, उनको क्लैरिटी लेनी है, तो पहले मीनिंग पे फोकस करो, उसके बाद उस पर जाना बेटा, ठीक है? ओके, अब बात सुनना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहते किसको है? एक बच्चे ने मुझे पूछा अभी अभी, सर ये जो कैश वाला पार्ट है, काइंड वाला पार्ट है, और जो पार्टली कैश पार्टली काइंड वाला पार्ट है, ये पार्टली कैश और पार्टली काइंड वाला पार्ट है, ये क्या है? बेटा सुन लो ध्यान से बात को, ये दोनों चीजें अलग हैं, ये दोनों चीजें अलग हैं। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर अलग चीज है, कैश, काइंड, पार्टली कैश अलग चीज है, और दोनों में क्लैरिटी लेके आता हूं, सुनना ध्यान से बात को, पहला वर्ड समझना ध्यान से मेरा। तो पास्ट का मतलब क्या है बताना मुझे, पास्ट का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। अब कंसिडरेशन बनता है दो चीजों मिलके, किससे बनता है? मिलके बनता है, एक तो होता है ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात ना भाई, ऑब्जेक्ट और अमाउंट, ऑब्जेक्ट और अमाउंट, लैपटॉप बेच रहा हूं पैसे ले रहा हूं, है ना, फोन बेचा है पैसे ले रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं पैसे ले रहा हूं, क्या है? सर्विस दी ना। तो ऑब्जेक्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट में आता है दो चीजें, पहला क्या आता है? ऑब्जेक्ट में कोई गुड्स सामान भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट में कोई सर्विस भी हो सकती है। तो जब भी लो में कोई ऑब्जेक्ट वर्ड दिखता है, तो हमारा दो चीज होते हैं ऑब्जेक्ट में, दैट मे बी गुड और दैट मे बी सर्विस आल्सो, रिमेंबर, दोनों मिलके बनता है कंसिडरेशन, रिमेंबर। अब सुनना ध्यान से, तो कोई तुम्हें कहे कि पास कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से, इसका मतलब होता है बेटा, जब आपका ऑब्जेक्ट भी पास्ट में हुआ, सुनना ध्यान से बोल रहा हूं, आपका ऑब्जेक्ट, आपने जो सामान दिया था या लिया था, एग्जाम्पल मुझे बताओ, मैंने किसी कंपनी में 3 महीने काम किया था पिछले साल, रिमेंबर, उसने कहा था अगले साल पैसे दूंगा, आपकी सैलरी अगले साल दूंगा। नाउ प्लीज टेल मी, रिप्लाई करना, एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट रुक जा, ये समझ देने पॉइंट। मैंने लास्ट ईयर 3 महीने किसी के यहाँ काम किया था, उसने कहा सैलरी दूंगा फ्यूचर में, मतलब अमाउंट दूंगा फ्यूचर में। टेल मी गाइस, ऑब्जेक्ट दिया था पास्ट में, सर्विस कब दी थी? पास्ट में, और अमाउंट मिल रही है फ्यूचर में, तो क्या बोलूंगा? इसी को बोलते हैं नहीं बोलते? टेल मी, बताओ, क्या पहले अगर ऑब्जेक्ट पास्ट में और सर्विस अमाउंट फ्यूचर में मिलने वाला है, इज इट कॉल्ड पास्ट कंसिडरेशन, यस और नो? आंसर इज यस। सीख लो ना, सीख लो चीज को, क्या बोला मैंने? सिंपल सी बात मेरे लाल, अगर दोनों में से कोई भी चीज एक पास्ट में और एक फ्यूचर में होने वाली है, उसे पास्ट कंसिडरेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं किसी शॉप पे गया और वहां जाके मैंने 2,000 रुपए एडवांस दे दिए, सुनना क्या बोल रहा हूं, मैं किसी शॉप पे गया, वहां जाके मैंने 2,000 रुपए एडवांस दे के आ गया, उसने मुझे बोला भैया 7 दिन बाद आना और अपनी शर्ट लेके चले जाना। बताओ बेटा, अमाउंट पास्ट में दिया और सामान फ्यूचर में मिलेगा, क्या ये भी पास्ट कंसिडरेशन है? आंसर इज यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली, याद रखना, दोनों में से अगर कोई भी चीज पास्ट में हो, दूसरी चीज फ्यूचर में हो रही है, उसे पास्ट कंसिडरेशन कहते हैं, नंबर वन। दूसरा बताओ, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से बात को, प्रेजेंट मतलब क्या होता है? अगर दोनों की दोनों चीज, ऑब्जेक्ट भी और अमाउंट भी, दोनों की दोनों प्रेजेंट में हो रही हो, मतलब मुझे बताओ, मैं एक शॉप पे गया और वहां जाके बोला भैया एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट देना, बोले कितने वाली? 100 वाली। मैंने उसे 100 रुपए दिए, उसने मुझे चॉकलेट दिया, हैंड टू हैंड, इमीडिएट,
ये पकड़ 100 रुपए, ये ले चॉकलेट, क्या बोलोगे इसको? ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट में और अमाउंट भी प्रेजेंट में, क्या बोलेंगे? इसे कहते हैं बेटा प्रेजेंट कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंसिडरेशन। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कभी चीजें सेम इमीडिएट बेस पे हो रही हो, उन्हें बोलते हैं प्रेजेंट कंसिडरेशन। बोलो, याद रहेगी बात, है ना? रिमेंबर, विवेक कुछ लिखे, विवेक की बात रिप्लाई कर, विवेक कह रहा है तो अगर हम फ्लिपकार्ट से न्यू फोन की शॉपिंग करके अपने फोन आने फोन को एक्सचेंज करते हैं और कैश भी देते हैं, हाँ विवेक, एग्जैक्टली बेटा, दैट इज पार्टली कैश पार्टली काइंड बोलते हैं उसको मेरे लाल, और दैट इज वैलिड इन इंडिया, एग्जैक्टली। हाँ, और जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी ट्रेंडिंग है तो उसको वो सैलरी नेक्स्ट मंथ मिलेगी जो एम्प्लॉय के लिए, हाँ विवेक, पास कंसिडरेशन कहते हैं उसको बेटा, सर्विस पहले दी, पैसा बाद में मिल रहा है, एग्जैक्टली पास कंसिडरेशन, ठीक है, वेरी गुड। आगे आओ, अगला बताओ मुझे, फिर ये फ्यूचर क्या हुआ भाई? अब बच्चों को लगता है यार फ्यूचर वर्ड आ गया, फ्यूचर क्या लाएगा? नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचर कंसिडरेशन? ये भी सुन लो ध्यान से ताकि क्लैरिटी मिले। अगर ऑब्जेक्ट भी फ्यूचर में और अमाउंट भी फ्यूचर में, मतलब दोनों की दोनों चीजें अगर फ्यूचर में हो रही है मेरे लाल, दोनों कहां हो रही हो? दोनों की दोनों चीजें अगर फ्यूचर में हो रही हो, मतलब मैंने बोला मेरी बुलेट बाइक आपको बेचूंगा 2 महीने बाद, और आपने बोला पैसे भी 2 महीने बाद दे देंगे। टेल मी, ना तो अमाउंट गया पहले, ना ही बाइक पहले गई। बताओ, अगर दोनों की दोनों चीजें फ्यूचर में होती हैं, उसे कहते हैं मेरे लाल फ्यूचर कंसीडरेशन, उसे बोलता है फ्यूचर कंसीडरेशन। बट अगर मुझे बताओ एक पार्ट पहले दिया और एक पार्ट बाद में हुआ, उसे क्या बोलते हैं? पास कंसीडरेशन। एग्जांपल पूछूं और बताना मुझे, स्कूल में जब तुम लोग थे, स्कूल के अंदर, स्कूल में तुम्हारी स्कूल की फीस पहले जाती थी बाद में जाती थी? बताना मुझे। तुम पढ़ते थे तो स्कूल की एडमिशन फीस, स्कूल की फीस कब पे करते थे? सर पहले फीस दिया करते थे, फिर वो पढ़ाया करते थे। तो कौन सा कंसिडरेशन था? सोचो। सर अमाउंट दिया पहले, सर्विस मिली बाद में। अमाउंट दिया पहले, सर्विस मिली बाद में। कौन सा है मेरे भाई? पास कंसिडरेशन। पास कंसिडरेशन, समझ में क्या बोल रहा हूं? पास कंसिडरेशन, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आयुष, एग्जैक्टली। समझ में आई लॉजिक क्या है? तो जहां जहां भी डेली डेली रूटीन के अंदर अपनी लाइफ में अप्लाई करना, मुझे आज तुम मुझे बताना इस बात की वीडियो बाद में कि सर ये चीजें पास्ट में हम लोगों ने आज की, हमने कैब बुक किया, कैब वाले ने सर्विस दिया, हमने पैसा बाद में दिया। कौन सा? पास्ट कंसिडरेशन भाई। समझ में क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली। अविनाश कह रहा है फ्यूचर बताओ। अविनाश बेटा, फ्यूचर का मीनिंग होता है जब आपका ऑब्जेक्ट भी फ्यूचर में हो और अमाउंट भी फ्यूचर में हो। एग्जाम्पल दो अविनाश। अविनाश सुना ध्यान से बात को बेटा। अविनाश, मेरे पास मेरी होंडा सिटी कार है जो मैं आपको बेचना चाहता हूं, ठीक है? कितने में? 5 लाख रुपए, मात्र 5 लाख में। सुनना एग्जांपल। आपने बोला ओके, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, हाँ हो गया। अब सुनना ध्यान से। अविनाश, गाड़ी बेचूंगा आज से 3 महीने बाद। मैंने बोल रहा हूं कब है गाड़ी, कब दूंगा, ऑब्जेक्ट कब दूंगा? फ्यूचर में। तुमने भी क्या बोला? पैसे भी कब दोगे? सर सर आप एक काम करो, पैसे भी 3 महीने बाद ही लेना। आप पैसे दिए तुमने मेरे को? पैसे नहीं दिए ना, कब दे रहे हो? 3 महीने बाद ही बोल रहे हो। मतलब ऑब्जेक्ट भी फ्यूचर में और अमाउंट भी कब मिलेगी मेरे को? फ्यूचर में। जब दोनों के दोनों पार्ट कब हो रहे हो? फ्यूचर में हो रहे हो बेटा, उसको बोलता है फ्यूचर कंसिडरेशन। बोलो क्लियर हुआ? अब मेरी क्लैरिटी अब क्लियर हो गया? यस सर, समझ में आ गई बात? तो ये चीज थी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में। ओके, अब जो उसने पूछा विवेक, उसका रिप्लाई कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से बात को। हाँ ये क्लैरिटी चाहिए मेरे भाई, यही चाहिए, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सुनो ध्यान से बात को। क्योंकि बच्चे ना भागते रहते, हमें आगे आ गया, ऐसा नहीं करना होता। हालांकि ये जो 3 बातें हैं ये अलग चैप्टर में आती है, चैप्टर के आगे आगे आएंगे, बट यही बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सुनना, कैश कंसिडरेशन, काइंड और पार्टली कैश पार्टली काइंड। व्हाट इज दिस? सुनना ध्यान से। अगर सामान के बदले में ऑब्जेक्ट और अमाउंट, सुनना क्या बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट और अमाउंट, मतलब एग्जांपल दूंगा, मेरी गाड़ी, मेरी कार और बदले में 15,000 रुपए बेच रहा हूं मैं, तो कार के बदले 15,000 क्या कहलाएगा? इसे बोलते हैं कैश कंसिडरेशन। सामान के बदले, सर्विस के बदले अगर आपको पैसे मिल रहे हो, सिर्फ पैसे मिल रहे एक साइड से, उसे बोलते हैं कैश कंसिडरेशन। दूसरा, काइंड किसको बोलते हैं? काइंड मतलब होता है भैया मेरी कार और बदले में तुम्हारी कार। बताओ, मेरी गाड़ी के बदले तुम्हारी गाड़ी, क्या बोलेंगे? इसे बोलता है काइंड कंसिडरेशन। और लॉ के अंदर काइंड कंसिडरेशन अलाउड नहीं होता, क्योंकि बार्टर कहलाता है, बार्टर। और बार्टर को हमारे लॉ में वैलिड माना नहीं गया बेटा। समझ में आया? तीसरा पॉइंट, पार्टली कैश क्या होता है? अभी पूछा मुझसे सर फ्लिपकार्ट से, उसने पूछा, लिखा फ्लिपकार्ट पे अगर हम अपना मोबाइल फोन देते हैं, एक्सचेंज करवाते हैं, बदले में फोन देते हैं, वो क्या है बेटा? वो यही है। सुन लो ध्यान से बात को। मतलब मेरी गाड़ी के बदले तुमने अपनी बाइक दे दी, और बाइक के साथ में तूने 5,000 रुपए और दे दिए। तुम्हारी बाइक
और 5,000 रुपए के बदले मैंने तुमसे अपनी गाड़ी एक्सचेंज कर रहा हूं, बेच रहा हूं। क्या है? इसे बोलते हैं पार्टली कैश पार्टली काइंड। इसका मीनिंग होता है एक्चुअली पार्टली कैश पार्टली काइंड। समझ में आ गया सर? क्लियर हो गया? मिली क्लैरिटी बेटा? समझ में आई बात ढंग से? तो ये था बेटा हमारा कंसिडरेशन के ऊपर। और देखो लिसन टू मी, सीखो तुम लोगों ने। डेफिनेशन लिखी है सिंप्लीफाइड मोड में, लीगल डेफिनेशन, बट उस डेफिनेशन का एक्चुअली सार निकलता है ये। तो बच्चे कहते हैं यार हम पढ़ चुके होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन की श्योरिटी कहां से मिलेगी? बेटा यहां से मिलती है। अगर आप लोग अपनी ये हैबिट नहीं डाल रहे हो कि अपने पढ़ने के साथ साथ अपनी लीगल लैंग्वेज को पढ़ने के साथ साथ आप अपने बुलेट पॉइंट्स वाले नोट्स रेडी नहीं कर रहे हो बेटा, इट इज अ फॉल्ट। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि लाओ डेफिनेशन लिख देता हूं, आंसर क्या आएगा? नो, 2 नंबर का क्वेश्चन है भैया। तो सिंपल सी बात है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि वो कहानी दे देगा आपको, आपको कोई बात घुमा के दे देगा। तो आपने अगर डिटेल में पढ़ रखे तभी आंसर कर पाओगे। सिंपल सी बात। मिली क्लैरिटी? तो आज मैंने बड़ा आराम से स्लो में पढ़ाया, ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसके बाकी जो डेफिनेशन जो पार्ट है वो खत्म करवा दूंगा, साथ ही साथ में जल्दी खत्म हो जाएंगे हमारे पास में, ठीक है? और फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और वहां भी हम ऐसी ही क्लैरिटी और लेके आएंगे बेटा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए बाय बोलते हैं। नेक्स्ट सेशन परसों का मेरा, कल आपका सेशन रहेगा कौन सा? अपने पास में अकाउंट और अपने पास में इको, अपना इको वाला पार्ट, ठीक है? तो सी यू टुमारो गाइस, सी यू डे आफ्टर टुमारो। गाना गाएं? कौन सा गाना? मतलब हम बाय बोलने का तरीका है भाई मेरा। कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, ओ परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बाय बेटा, बाय, टेक केयर। क्लास अच्छी लगी हो बेटा, शेयर करना बच्चों के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। मधु बेटा क्वेश्चन भी दिखा दूंगा बेटा, एक सेकंड। अभी शायद क्वेश्चन ऐड ऑन भी किए थे मैंने, एक सेकंड। ये रहे क्वेश्चन, देख बेटा, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी बेटा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। तुम्हारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर जितने भी तुम्हारे एक्ट्स है ना बेटा, उन सब पे मैं क्वेश्चन भी कराने वाला आप लोगों को। बट टॉपिक खत्म होने के बाद कराऊंगा, जैसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर टॉपिक खत्म होगा फिर क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है? ओके, तो सारे क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग अपने पास में, और गारंटी मेरी है, इस बार की श्योरिटी दे सकता हूं, एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा, एक नंबर सिंगल मार्क्स भी तुम्हें कटने नहीं दूंगा, क्योंकि लोगों को पढ़ना नहीं, लोगों से हम खेलेंगे अपने पास। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय।